नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि 1857 की क्रांति की जो किताबें महत्वपूर्ण थी जो उस काल में लिखी गई थी उसका क्या क्या विवरण रहा उसके बारे में मैंने बताया। आज मैं शॉर्टकट में जल्दी में इसके विद्रोह को कारणों पे आपको प्रकाश डाल रहा हूँ। पहला कारण इसका राजनैतिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगल जो थे वो नाम मात्र के शासक रह गए थे। पूरी साम्राज्य में जो है पूरे भारत में करीबन उत्तर भारत में चारों तरफ जो है ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तो अब मुगलों का सत्ता का अंत हो रहा था, लेकिन कुछ गवर्नर जनरलों ने पूरी तरीके से इस सत्ता को समाप्त कर दिया। उनमें लॉर्ड एमहर्स्ट, जिसने मुगलों को पूरी तरीके से एक दायरे में सिमट दिया, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड डलहौजी। ये तीन ऐसे गवर्नर जनरल रहे जिन्होंने मुगल बादशाह को पूरी तरीके से समेट दिया। आप जानते हैं डलहौजी ने क्या क्या किया। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत पूरे भारतीय राज्यों को गोद लेने की प्रथा साथ साथ समाप्त की। साथ में कुशासन के आधार पे अन्य कई आधारों पे भारतीय राज्यों को कोई ना कोई क्लेम लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इससे भी भारतीय रजवाड़े काफ़ी अप्रसन्न थे और हड़प नीति तो उसका एक मुख्य अंग थी। ऑकलैंड ने ये बता दिया कि हम आपकी बादशाहत नाम मात्र की है। आपकी बादशाहत मतलब मुगल बादशाहों की बादशाहत को उसने बता दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस तरीके से देख रहे हैं कि राजा महाराजा जो सामंत थे पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए, उनकी कोई स्थिति नहीं बची। अगले चरणों में हम देखेंगे आर्थिक चरण। आर्थिक कारण क्या थे। ब्रिटिश साम्राज्य जैसे ही स्थापित हुआ उसने अपनी आर्थिक नीतियों को यहाँ पे लगाना शुरू किया, यानी कि पूरे भारत को उसने एक कृषि क्षेत्र में बदल दिया। यहाँ के उत्पादन उद्योग धंधों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया और भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में बदल दिया गया। मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों के आने से पहले विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 30-35%, कभी 14-20%, यानी कि 20% से नीचे भारत की भागीदारी नहीं होती थी विश्व व्यापार में। जबकि आज की वर्तमान की हम तुलना करें तो हमारी भागीदारी मात्र विश्व व्यापार में 1.5% की बची हुई है। जबकि उस काल में जब तक अंग्रेज नहीं थे हमारे विश्व व्यापार में भागीदारी 20% से ज़्यादा हुआ करती थी। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से यहाँ पे अपनी व्यवस्था लागू की, यहाँ से कच्चा माल पैदा किया। और चूंकि इंग्लैंड में 1866 में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति, तो भारत ब्रिटेन को कच्चे माल की जरूरत थी और कच्चा माल उसे अपने उपनिवेशों से ही प्राप्त हो सकता था। इस वजह से उसने भारत को कृषि क्षेत्र में बदल दिया और यहाँ से सिर्फ कच्चे माल का उत्पादन बढ़ने लगा। और उसके लिए इन लोगों ने ददनी प्रथा, तीन कठिया प्रथा के माध्यम से सारे किसानों की स्थिति को एक बधुआ मजदूर जैसे बना दिया। पहले से ही उनको अग्रिम राशि दे दी जाती थी, उनको बता दिया जाता था कि आपको यही चीज़ की पैदावार करनी है, इसके अलावा आप कुछ भी पैदावार नहीं कर सकते। और उसके लिए उनको बहुत ही न्यूनतम मूल्य दिया जाता था। इस वजह से आर्थिक स्थिति भारत की पूरी तरीके से बदल गई। एक औद्योगिक देश जो है पूरी तरीके से कृषि प्रधान देश में बदल गया। ये हमारी जनता में आर्थिक असंतोष का मुख्य कारण था। इसको उजागर करने में दादा भाई नरौजी इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, द पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया। इसके माध्यम से इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि भारत से किस तरीके से धन का निष्कासन किया जा रहा है और ये धन का निष्कासन किस तरीके से लंदन को, ब्रिटेन को पहुंचाया जा रहा है। ये किताब इनकी कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है कि द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना किस व्यक्ति ने की। दादा भाई नौरोजी ने भारत की आर्थिक स्थिति पर इस किताब को लिखा था और बताया था कि किस तरीके से भारत का धन इंग्लैंड को भेजा जा रहा है, किस किस तरीके से
उसको समझाया जा रहा है। तो ये इसके आर्थिक कारण थे। इसमें आप ये किताब का नाम जरूर याद रखें। और ये दोनों फैक्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और तीसरा फैक्ट ये धन निकासन, कि धन निकासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सामाजिक कारण में, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण, सामाजिक कारणों और धार्मिक कारणों में सामाजिक व धार्मिक कारण अंग्रेजों द्वारा भारत में व्याप्त बहुत सारे अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, नरबली, इस तरह की प्रथाओं को बंद किया गया, जिसको भारतीय लोग अपनी संस्कृति का अंग समझते थे। हालांकि आज सुनने में ये अच्छी बात लगती है कि अंग्रेज लोगों ने इस चीज़ को बंद करवाया, लेकिन उस समय के समाज में ये हमारी संस्कृति का हिस्सा था। और जब इस चीज़ों को बंद कराया गया, यही सती प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी, नरबली, इन प्रथाओं को अंग्रेजों ने बंद करवाया। और इससे भी हमारे समाज में एक अंग्रेजों के प्रति विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि ये हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। इस वजह से भी समाज में इनके खिलाफ असंतोष फैला। उसी क्रम में 1813 में मिशनरी, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई। मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति, मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। स्वतंत्र रूप से भारत में धर्म का प्रचार करने लगे। हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियों ने अनेक आर्थिक सुख सुविधाओं के लोभ में, लालच में ईसाई धर्म को स्वीकार शुरू कर दिया था। इस वजह से भी भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना व्याप्त हो रही थी। 1845 में जो सैनिक हुआ करते थे, हमारे भारतीय सैनिक या कैदी, वो सभी लोग पहले अपना अपना बर्तन रखते थे। जैसे कि ब्राह्मण है तो अपना अपना बर्तन रखा, मतलब हर जात के लोग जो है अलग अलग अपना बर्तन लेकर के खाना ग्रहण करते थे। 1845 में ब्रिटिश सरकार ने इन सब के लिए बर्तन लाना बंद कर दिया और सबको एक ही बर्तन में खिलाना शुरू किया। इससे सैनिकों से लेकर के कैदियों में या अन्य सरकारी कर्मचारियों में इस बात की भावना दृढ़ हो गई कि सरकार हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति को चोट पहुंचा रही है, हमारे धर्म को नष्ट कर रही है, और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सारी चीजें कही जाने लगी। इस वजह से भी भोजन के लिए बर्तन की मनाही, भोजन के लिए बर्तन की मनाही कर दी गई 1845 के एक्ट में। इस वजह से भी हमारे सैनिकों से लेकर के और हमारे कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी थे या कैदी थे, सब में ये भावना दृढ़ कर गई कि सरकार एक सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को ईसाई बनाने पर तुली हुई है। इसके अलावा 1850 में लैक्स लोकी एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के पारित होने से पहले हिंदू समाज में पिता को असीम अधिकार प्राप्त थे। पिता चाहे तो अपने किसी भी संतान को अपनी संपत्ति में कोई हिस्सा न दे, चाहे तो 4 संतानों में से एक ही को सब कुछ दे दे। इस तरह के प्रोविजन हमारे समाज में थे, यानी कि हमारे समाज में पिता का महत्व सर्वोपरि हुआ करता था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और हर पुत्र को उस बराबर हिस्सों में देने का अधिकार प्राप्त किया। अगर कोई पिता ऐसा करता है कि अपने एक पुत्र को संपत्ति का हिस्सा देता है, दूसरे को वंचित करता है, तो इस एक्ट के माध्यम से वो दूसरा व्यक्ति अपनी संपत्ति के अधिकार के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता था और अपनी संपत्ति अपने पिता से लड़के हासिल कर सकता था। इस वजह से भी हमारे समाज में एक ऐसी विचारधारा गई कि ये कुल मिलाकर के अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। लैक्स लोकी एक्ट, संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा सभी में बराबर, सभी पुत्रों में समान रूप से होना चाहिए। सभी पुत्रों में समान रूप से होना चाहिए, ये ब्रिटिश सरकार ने नियम बना दिया। लेकिन समसामयिक काल के लिए ये नियम हमारे समाज के लिए लोगों को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि हमारी संस्कृति में ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करी। इस वजह से भी हमारा समाज
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होता चला गया। तो ये कुछ सामाजिक धार्मिक कारण थे। इसके अलावा सैन्य कारण, जो सैनिकों के लिए मनाहित था, सैन्य कारण। कॉर्नवालिस नाम सुना होगा आपने, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1792 से 97 इनका कार्यकाल है। इस व्यक्ति ने आंग्लीकरण पर जोर दिया। आंग्लीकरण का मतलब ये है कि जितने भी सरकारी पदों में ऊंचे पद हैं वो सब ब्रिटिश लोगों को दिए जाएंगे, कोई भी बड़ा पद भारतीय को नहीं दिया जाएगा और सारे छोटे छोटे पद जो है भारतीयों को दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया से भारतीयों में असंतोष का जन्म हुआ। इसकी वजह से जो भारतीय सैनिक थे और जो ब्रिटिश सैनिक थे उन सबों के वेतन में, सुविधाओं में तमाम तरह की असुविधा हो गई, तमाम तरह के अंतर पैदा हो गए। एक ही पोस्ट पर रहने के बावजूद उन्हें अलग अलग वेतन, अलग अलग सुविधाएं दी जाने लगी। इस वजह से हमारे सैनिकों में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जो सैन्य विद्रोह हैं, सबसे पहला सैन्य विद्रोह जिसको कहा जाता है वो 1764 में, 1764 की डेट याद है आपको? किस लिए मशहूर है ये? बक्सर का युद्ध। बक्सर युद्ध हुआ किसके किसके बीच में? मीर काजिम और कंपनी की तरफ से कौन था? मुनरो। इसके बीच में युद्ध हुआ। उस समय मुनरो की टीम की सेना का एक बटालियन जो भारतीय थी वो मीर काजिम से आके मिल गई। इस तरीके से ये पहला सैन्य विद्रोह माना जाता है। भारत का ये पहला सैन्य विद्रोह है जो बक्सर युद्ध के समय देखने को मिला था। जब मीर काजिम और मुनरो में युद्ध चल रहा था तो मुनरो की सेना का एक हिस्सा मीर काजिम से मिल गया और हालांकि मीर काजिम जीता नहीं, लेकिन फिर भी इसे पहला सैन्य विद्रोह माना जाता है। अब देखिए, धार्मिक आधार पर धार्मिकता पर पहला सैन्य विद्रोह। ये एक सामान्य विद्रोह था, इसमें धर्म की ज़्यादा फूट नहीं थी, लेकिन धार्मिकता के आधार पर पहला सैन्य विद्रोह हुआ 1806 में वेल्लोर में। ये मद्रास में है। बाकी कहानी आप समझ लीजिए। पहले जो सैनिक थे हमारे भारतीय सैनिक, अगर मुसलमान है तो वो टोपी लगाया करता था, अगर हिंदू है तो टीका लगाया करता था। इस तरीके से उसकी पहचान बिल्कुल स्पष्ट हो जाती थी कि वो क्या है, उसकी जात क्या है, वो किस धर्म का है, ये सारी चीज़ें पहचान क्लियर हो जाती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन चीज़ों को समाप्त करके और एक टोपी का निर्माण किया। एक टोपी बनाई और तिलक लगाने पर या मुस्लिमों वाली टोपी लगाने पर मना कर दी गई और एक सरकारी टोपी का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से वेल्लोर में पहला धार्मिक विद्रोह भड़क गया। तो ये पहला धार्मिक विद्रोह है और ये सामान्य पहला विद्रोह है। इस तरीके से सैनिकों में भी इस तरह की विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी, कहीं सामान्य तौर पे, कहीं धार्मिकता के नाम पर। इस तरीके से इनमें विद्रोह का जन्म होता जा रहा था, असंतोष फैलता जा रहा था। इसी तरीके से 1854 में, ये डलहौजी का काल है, 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ। इससे पहले 2 पैसे की दर पर कहीं भी चिट्ठी भेजी जा सकती थी। इससे पहले ये नियम था और सैनिकों के लिए निःशुल्क सुविधा थी। चिट्ठी भेजने की सैनिकों को निःशुल्क था। इस अधिनियम के बाद सैनिकों पर भी ये नियम लागू कर दिया गया कि आपको भी 2 पैसे देने होंगे, तभी जाकर के आपकी डाक, आपकी चिट्ठी आपके घर या आप जहां भेजना चाहें वहां पहुंचेगी। तो इस तरीके से ये दर लागू होने से सैनिकों में इस तरीके का असंतोष फैला। इसी तरीके से 1856 में भर्ती अधिनियम, सैन्य भर्ती अधिनियम पारित किया गया।
इसमें यह कहा गया कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको समुद्र पार भी युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा। उससे पहले ये नियम नहीं था। भारतीय संस्कृति में ये नियम था कि जो व्यक्ति समुद्र पार करके जाएगा वो अपने धर्म से, अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यानी कि भारतीय संस्कृति में समुद्र पार जाना धर्म विरुद्ध, जात विरुद्ध, समाज विरुद्ध माना जाता था। लेकिन इस अधिनियम ने इस भावना को तोड़ दिया और उन्हें कहीं भी भेजा जाने की व्यवस्था की जाने लगी, समुद्र पार भी भेजा जाने लगा। इस वजह से भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न होने लगा इन दोनों अधिनियमों के माध्यम से भी। तो ये इस तरह के सैन्य कारण थे जो 1854, 1856 वेतन असंगति की वजह से सैनिकों में पहले से ही विद्रोह का भड़क रहा था, उसको क्या कहते हैं, आग में घी डालने का काम किया। तो ये इसके सैन्य कारण थे। उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। इन सैन्य कारणों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण बना तत्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी और उसको मुंह से काटना पड़ता था। उस गोली का इस्तेमाल करने से पहले उसको मुंह से काट करके उसमें जो बारूद होता था बंदूक में भरी जाती थी, तब जाके फायर करती थी वो। तो पुरानी जो बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बैश, जिसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी पुरानी। जो नई राइफल आई उसको कहते हैं न्यू इनफील्ड राइफल, जिसमें ये कारतूस लगाया जाता था। तो इसको मुंह से काटना पड़ता था। इसके लिए सैनिकों ने विद्रोह छेड़ दिया और ये विद्रोह पूरे भारत में फैलता गया धीरे धीरे क्रमशः। तो तत्कालिक कारणों में चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग था। आपसे पूछ सकता है कि पुरानी बंदूक का क्या नाम था, नई बंदूक का क्या नाम था, या तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का? तो ये था चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। तो ये इस तरीके से इसके कारण थे इस विद्रोह के होने के। अब ये विद्रोह कैसे भड़का? ये विद्रोह बहुत पहले से भड़क रहा था, लेकिन जनवरी 57 में दमदम के सैनिक, दमदम सब कलकत्ते में है, दमदम के सैनिक, दमदम के सैनिकों ने इसके प्रयोग से मना कर दिया। दमदम के सैनिकों ने प्रयोग नहीं करेंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। फरवरी में बहरामपुर के सैनिकों ने, इन्होंने भी मना कर दिया कि इस कारतूस का इस्तेमाल हम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, ये हमारे धर्म विरुद्ध है। और मार्च में 29 मार्च को, ये डेट याद रखिएगा, 57 में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। कहाँ के सिपाही थे मंगल पांडे? बैरकपुर। ये सब कलकत्ते में है, सब कलकत्ते में। इन्होंने, मंगल पांडे ने इस चीज को लेकर के विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारी बाघ की हत्या, पूछता है कि मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? बाघ की हत्या की तथा ह्यूरसन को घायल कर दिया। ज्यादातर ह्यूरसन के बारे में नहीं पूछता, ये पूछता है कि मंगल पांडे ने किस अधिकारी की हत्या की थी। तो ये बाघ था, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने। कब? 29 मार्च 57 को। इन्हें 9 अप्रैल को 57 में ही फांसी दे दी गई। ये भी पूछता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 29 मार्च को विद्रोह किया इन्होंने, 9 अप्रैल 57 को ही इनको फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। इस तरीके से इस विद्रोह का जन्म हो जाता है। लिख लिया होगा आपने इस चीज़ को। और देख रहे हैं कि तीनों शुरुआती विद्रोह जो है कोलकाता में ही हो रहे हैं। थोड़ी स्याही थोड़ा सा लगता है कम हो गया है, स्याही थोड़ा सा डालते हैं इसमें, स्याही कम हो गई। ओके, तो मंगल पांडे के द्वारा जलाई गई ये ज्वाला जो है वो 10 मई
को मेरठ में फैल गई और मेरठ में विद्रोह 10 मई को व्यापक रूप से आरंभ हो गया। यहाँ के सैनिक जो है, यहाँ का जो सेनाध्यक्ष था बिलोबी, उसको मार करके और ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़ चले और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार, यहाँ जिसको इन्होंने हराया उसका नाम था जनरल बिलोबी। इन्होंने 12 को ही बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह ने मुख्य सेनापति घोषित किया किसको? बख्त खां को। इनका बहादुर शाह जगह ने मुख्य सेनापति इनको किया और करीबन 4-6 महीने में ही सितंबर 1957 में हडसन ने, इसका नाम याद रखिएगा, दिल्ली पर कब्जा किया। इसने दोबारा सितंबर 57 में हडसन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया। रंगून म्यांमार में है, बर्मा में है। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर को हडसन ने रंगून भेजा, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई और इस तरीके से ये आंदोलन आगे की तरफ बढ़ चला, दिल्ली से आगे की तरफ बढ़ा। अब मैं डेट वाइज लिख दे रहा हूं आपको। सबसे पहले फैजाबाद या यूं कहिए लखनऊ, फैजाबाद या क्षेत्र पूरा लखनऊ का क्षेत्र था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने विद्रोह किया 4 जून को। यह विद्रोह 4 जून को हुआ 57 में। यहाँ पे बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। इनका उत्तराधिकारी बिरजिस कादिर जो था, इनका पुत्र था, वही राजा था, लेकिन वो नाबालिग था, इसलिए ये मुख्य उत्तराधिकारी इन्होंने संभाला। और मार्च 58 में कैंपबेल ने इस पर अधिकार कर लिया। कैंपबेल द्वारा अधिकार, कैंपबेल ने इस पर अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल जो हैं वो नेपाल चली गई। नेपाल निर्वासित, नेपाल में इनको निर्वासित कर दिया गया। इस तरीके से ये आंदोलन जो है, ये 58 है, ये समाप्त हो गया। फैजाबाद के बाद कानपुर में कौन था? कानपुर में नाना साहेब। इनका नाम पूछता है कि उनका ओरिजिनल नाम क्या है? धोंदू पंत। और इनके सेनापति तात्या टोपे, यानी इनका भी नाम है रामचंद्र पांडुरंग ने नेतृत्व संभाला। ये भी 4 जून को स्टार्ट हुआ और दिसंबर में 4 जून 57 को आरंभ और दिसंबर 57 में ही फिर से अंग्रेजों ने, यानी कि कैंपबेल ने अधिकार कर लिया। ये वही कैंपबेल है जिसको कि 1857 की क्रांति के बाद मुख्य सेनापति बनाया गया था। आप देख रहे हैं कि फैजाबाद, लखनऊ और कानपुर में इन्होंने किस तरीके से कब्जा जमा लिया और इन क्षेत्रों को पुनः जीत लिया। तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा कि फैजाबाद में नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल इनके सेनापति थे, अहमदुल्लाह।
ये कैंपबेल के द्वारा अधिकृत कर लिया गया। कानपुर में 4 जून को आरंभ हुआ। मुख्य नेता नाना साहब, इनके सेनापति तात्या टोपे थे, लेकिन इनको भी दिसंबर 57 में ही कैंपबेल के द्वारा अधिकार कर लिया गया। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है झांसी। झांसी में कौन था? झांसी भाई रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ 5 जून को विद्रोह भड़का। ये किसकी, इनकी हस्बैंड का क्या नाम था? गंगाधर राव। झांसी की रानी थी ये। इनके मरने के बाद इन्होंने नेतृत्व संभाला। 5 जून को इन्होंने यहाँ पे विद्रोह आरंभ कर दिया, लेकिन अंग्रेजों से ये जीत नहीं पाए। एक आध जगह जीती, अधिकांश जगहों पर अंग्रेजों ने इनको हराया और सम्मिलित रूप से 17 जून 58 को ह्यूरोज व स्मिथ के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई। ये 17 जून यानी करीब देखिए तो 1 साल तक ये संघर्ष करती रहीं रानी लक्ष्मीबाई, और लास्ट में ह्यूरोज और स्मिथ ने इन पे कब्जा कर लिया, इनके क्षेत्रों पर, और ये वीर गति को प्राप्त हो गई। इस तरीके से झांसी हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे इलाके हैं जिनको मैं लिख देता हूँ। जैसे इलाहाबाद में कौन नेतृत्व किया? इलाहाबाद में लियाकत अली नेता थे विद्रोह के। बिहार में पटना में पीर अली। शाहाबाद ये बिहार में पड़ता है। से मरने वाले इस पूरे आंदोलन में इकलौते नेता रहे हैं और इनका प्रभाव बिहार के शाहाबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिलों तक रहा। इन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया। इस तरीके से इनका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से उड़ीसा में सुरेंद्र शाही नेतृत्व करते रहे। बरेली में उत्तर प्रदेश के खान बहादुर खान नेतृत्व किया। असम में मनी राम दत्त ने इसका नेतृत्व किया। इस तरीके से कुछ खास जगह हैं। और एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 का विद्रोह कहने को तो कहा जाता है कि पूरे भारत में इसका व्यापक प्रभाव रहा, लेकिन इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र केवल मुख्यतः उत्तर भारत ही रहा। दक्षिण भारत के जो राज्य थे इसमें उनकी भूमिका नगण्य रही। खास करके उत्तर भारत ही इस आंदोलन से ज़्यादा प्रभावित हिस्से था। तो इस तरीके से आप 1857 के विद्रोह को आपने देखा, समझा। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ छूट रही है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरी भी जानकारी बढ़ेगी और आपकी भी जानकारी बढ़ेगी। शेष चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।